थिंक न्यूज़ आपको सोचने पे मजबूर करता है और आज मैं आपके सामने दो ऐसी हस्तियों को प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि आपके लिए रोल मॉडल्स हैं और उनके साथ बातचीत से ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं। शोभना नारायण जो कि डॉक्टर भी हैं, पद्मश्री भी हैं, उनकी मैं क्या कहूँ और क्या छोड़ूं। इतनी प्राप्तियां हैं कि गिनते गिनते मेरी उंगलियां थक गई और कम पड़ गई। अब आपको गिनाती हूँ इनकी, आप भी मेरे साथ साथ गिने कि ये मास्टर्स फिजिक्स में हैं, फिर इन्होंने 2 एमफिल करी हैं, ये 2 बातें हो गई, 2 एमफिल करी हैं, फिर एक डीलिट की है, फिर उसके बाद इन्होंने रिसर्च में अपना नाम स्थापित किया है, फिर इन्होंने कथक नृत्य में अपना स्थान बनाया और अब ये संपूर्ण भारत और विश्व में भी बहुत जगह प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। इसके अलावा ये ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है उसमें कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में ये सिलेक्ट होकर ऑफिसर बनी और पूरी ज़िंदगी उस पे काम किया। फिर आ गया कि इन्होंने वापस रिटायरमेंट के बाद बुक्स लिखनी शुरू की। ये उंगलियां ख़त्म हो गई ना, अब ऐसे ही बोलती हूँ। तो 16 किताबें लिख चुकी हैं, 300 से ऊपर ये रिसर्च पे आर्टिकल्स लिख चुकी हैं। तो अभी भी ये ख्यातियाँ इनकी जो ख़त्म नहीं है, जो बातचीत में मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और इनके साथ बैठी हैं गीतिका कल्हा जो पंजाब की एक आईएएस ऑफिसर रही हैं और इनके नाम के आगे लगता था धाकड़, धाकड़ आईएएस ऑफिसर, और बहुत ही प्रसिद्ध रही अपने टाइम में क्योंकि जहाँ गई वहाँ पे निकम्मों को इन्होंने काम करना सिखा दिया और धरती पे जहाँ भी पंजाब की धरती पे जहाँ काम किया वहाँ पे अपना नाम छोड़ दिया। तो इनके साथ ये अब रिसर्च वर्क में और किताबें लिखने में इन्होंने एक कदम उठाया है और डॉक्टर शोभना नारायण के साथ इन्होंने एक किताब है जिस पे दोनों ने इकट्ठे काम किया है। उस किताब का नाम है कथक लोक। आपको भी सुन के जो लोग कथक की या किसी भी शास्त्रीय नृत्य से वाकिफ़ हैं कि कथक लोक थोड़ा अनयूजुअल है। अनयूजुअल इसलिए है कि कथक को हम सिर्फ नृत्य समझते रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि कोई लोग हैं जो कथक लोक ही कहलाते हैं और उनके गांव हैं जो कथक गांव कहलाते हैं। अब ये एक वाक्य से निकली एक किताब जिसके ऊपर दोनों ने सारा भारत छान मारा और सारी रिसर्च को इकट्ठा करके इन्होंने एक किताब पैदा की जिसको आपके सामने आज मैं रखूंगी। तो डॉक्टर शोभना एंड गीतिका, आपका बहुत स्वागत। मैं खुद भी आप दोनों को एक रोल मॉडल मानती हूँ। मैंने दूरदर्शन पे आपको देखा है और बहुत से टीवी के शोज़ में और बहुत से अखबारों में आपके ऊपर आर्टिकल्स देखे हैं, पर आज मेरे को सौभाग्य मिला आपसे बातचीत करने का। और गीतिका को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं खुद पंजाब कवर करती हूँ, तो इनसे हमारा मुलाकात बहुत वर्षों से है। तो डॉक्टर शोभना, आपने जो इतने सारी बहुमुखी प्रतिभा का जो एक हमें प्रमाण है हमारे पास, तो क्या ऐसा कुछ जीवन में सोच के चले थे या कि होता चला गया? मैं कहूँगी कि मेरे लिए जो मैं चाहती हूँ, जो दिल चाहता है वही करती हूँ। अच्छा। और बचपन से नृत्य के क्षेत्र में हूँ। 2.5-3 साल की उम्र से। अरे बाप रे! हम लोग ऐसे परिवार के थे कि जहाँ सरस्वती की पूजन होती है, तो सरस्वती के हर एस्पेक्ट की आगे की यात्रा भी करते हैं। गीतिका, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका कोई सपना था कि मुझे आईएएस बनना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल स्कूल नहीं। कॉलेजेस में क्या सपना था? मेरे फादर आईएएस ऑफिसर थे, फर्स्ट बैच ऑफ आईएएस, और मेरा था कि मैंने मेरे फादर के जैसे कभी नहीं बनना। आई वांटेड टू बी इन एडवर्टाइजिंग, आई वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांटेड टू बी एन आर्किटेक्ट, आई वांटेड टू बी इन मोर क्रिएटिव लाइन। अच्छा। बट एज दे से व्हाटएवर इज रिटन विल हैपन। अच्छा, तो किसी ने पुश किया था? पापा ने? नहीं, किसी ने नहीं पुश किया। अब इतना there was a certain something and the only way to get out of it was to
से कि मैंने आईएएस करना है। अच्छा अच्छा। So, पर कहीं कहीं my रचना father की रचना आपके कहीं थी मन में, आर्किटेक्ट बनना है yes, या कुछ एडवर्टाइजिंग में कुछ करना है? एडवर्टाइजिंग तो फिर छूट गया, बट आर्किटेक्ट आई रियली वांटेड टू बी. And then, but I got a chance to work with buildings, because in conservation of heritage buildings, in renovations, in all that. So वो मेरे को इतना करना मिल गया, that I used to, so somewhere I तो was किसी able to की आपके मन में जो एक दबी हुई इच्छा थी वो पूरी भी हुई? हो गई थी to some extent, yes. मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। तो एक बात जानना चाहती हूँ कि एज एन आईएएस ऑफिसर, आप इस किताब की यात्रा जो है बहुत बाद में आई है। ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि एज आईएएस ऑफिसर आम जनता को ब्यूरोक्रेसी से बहुत शिकायतें रहती हैं, तो पर आपके बारे में मैं जानती हूँ थोड़ा कि धाकड़ शब्द इसलिए था क्योंकि आपके सामने कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने काम से भाग नहीं सकता था। आप काम पूरे जोर से लेती थी और आपने बहुत जगह, मैं जानती हूँ कि आपने बहुत से अपने कदमों के निशान छोड़े हैं, पर आपकी जो सर्विस आपने की उसमें कौन सा ऐसा काम है जो आपको आज भी अच्छे तरह से याद है? Actually, most of my career, when I've been in tourism या culture, ज़्यादा इन दो fields में मैं रही हूँ। बाकी होम और ये वो और भी रहे हैं, बट ये दोनों काफ़ी टाइम भी लगाया मैंने इन पे और काफ़ी काम भी करा इन दोनों फील्ड्स में। याद के लिए आप बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ आपने प्रिजर्व कर दी जिसको पंजाब हमेशा याद रखे? आई थिंक अमृतसर में जो काम करा है, अमृतसर में जो किला है गोविंदगढ़ फोर्ट, वो आर्मी के पास था। इनफैक्ट ब्रिटिश के जाने के बाद जब मुगल्स गए तो सारे किले हिंदुस्तान के ब्रिटिश आर्मी ने ले लिए। जब ब्रिटिश गए तो इंडियन आर्मी ने ले लिए। तो हमारे जो सारे किले हैं वो कोई एज अ मॉन्यूमेंट नहीं ट्रीट हो रहे। हाँ, वो आर्मी के ऑफिसेस बन गए हैं और सभी वो अब अपने ऑफिस के मुताबिक उसको तोड़ फोड़ करके नया बना रहे हैं। तो हमारे जो पंजाब में एक किला था गोविंदगढ़, जो महाराजा रणजीत सिंह का वहाँ रहते थे, तो वो हमने कहा कि हमको वापस करो, ये पब्लिक का प्रॉपर्टी, इट शुड गो टू द पब्लिक, लोग देख सकें ये किला क्या है। और बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा इस किला ने पंजाब के डिफेंस। और वैसे भी महाराजा रणजीत सिंह का अपना पंजाब के इतिहास में एक बहुत सशक्त स्थान है। तो वो फिर किला मुझे याद है कि आर्मी से लड़ाई मैंने जो लड़ी और उसको फिर फाइनली। अच्छा, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी या सरकार? नहीं, कानूनी नहीं, हमारी लड़ाइयाँ सिर्फ चिट्ठी लिखने में होती हैं। हम एक दूसरे से वैसे नहीं लड़ते। एक चिट्ठी वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फिर आर्मी को, बट मेरे को बहुत मदद मिली अपने सीएम साहब से। और प्राइम मिनिस्टर सीएम कौन थे? कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और वो खुद आर्मी बैकग्राउंड से थे। एंड फॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर भी मिस्टर मनमोहन सिंह थे। सो दोनों सबकी हेल्प मिलने से वो किला वापस मिला पंजाब को। एक ही किला है सारे हिंदुस्तान में जो पब्लिक को। आपने फिर उसके ऊपर काम भी किया था पूरा उसको आपने क्या क्या उसके अंदर दखल दिया था? नहीं, उसकी सारी रेनोवेशन की, वो तो पूरा जंगल बना हुआ था, किला तो दिख नहीं था। सारे उसके पेड़ वेड़ जो बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए थे पेड़, नॉट, वो सारे साफ कराए करे, फिर उसको रेनोवेशन, रिपेयर, अब वो सारी पब्लिक को ओपन है। वो आज पंजाब के लोगों के लिए और भारत के जो भी लोग अमृतसर जाते हैं उनके लिए वो एक टूरिज्म का स्थल है, और टूरिज्म से बढ़ के पंजाबियों के लिए तो वो एक श्रद्धा का स्थल है जहाँ वो महाराजा रणजीत सिंह को नमन कर सकते हैं। और बहुत खूबसूरत ढंग से इस किले को रिवाइव किया गीतिका कल्हा ने। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने मास्टर्स फिजिक्स जो है वो सर्विसेज में आने से पहले की? जी, सर्विसेज तो बहुत बाद में आए और हैं। एमफिल्स वो सर्विसेज के बाद, पहले एक्चुअली मेरा नाम एज अ क्लासिकल डांसर हो चुका था। और मैं 70 से चारों तरफ प्रोफेशनली दे रही थी। और मास्टर फिजिक्स मैंने कंप्लीट किया 72 में। फिर मैं पीएचडी कर रही थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। मैं CSIR की रिसर्च फेलो थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिला था। और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया है सिर्फ 75 में।
जा करके। तब फिर जब इंटरव्यू में मुझे याद है कि उन्होंने पूछा कि आपका तो नाम है एज अ क्लासिकल डांसर, क्यों आना चाहती हैं? आप आएंगी, 1 साल रहेंगी, फिर चली जाएंगी, और फिर तो एनीवे जो अच्छा, भी ये हो, बताइए कि मैं 2 वहाँ एमफिल क्यों करनी पड़ी आपको? मुझे अच्छा लगा पहले तो, और एक और बात था कि दिल्ली में पोस्टिंग के लिए सत्य 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 बोलना चाहिए, सत्य बिल्कुल। है। बात आप सबके लिए कि एक महिला, दोनों महिलाएं, इनके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, जो उसी समय शुरू हुए जब इनकी नौकरियां शुरू हुई, और बच्चों को भी पाला है और परिवार भी संभाला है, और साथ में सर्विस भी की है, और साथ में उसके साथ नाम भी कमाया। किसी ने नृत्य में कमाया और किसी ने अपने काम में एक इतिहास रचा। रोल मॉडल ऐसे ही लोग होते हैं। डॉक्टर शोभना, तो आपकी जो यात्रा हम देख रहे थे, मैं दोनों की साथ साथ चला रही हूँ। नहीं, आपकी यात्रा की जो नृत्य था वो तो आपने जगह जगह आप लेकर गए, और आप बहुत फेमस हैं। आपको पद्मश्री भी दिया गया है सरकार ने, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनको 40 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसके अलावा मेरा ख्याल सैकड़ों। तो ये सब तो कहना बड़ा छोटा सा लग रहा है कि वो बहुत प्रख्यात हैं अपने नृत्य में। तो एक चीज़ की रिक्वेस्ट करनी, आपकी जितनी मैंने थोड़ी बहुत टीवी पे देखी हैं, मुझे ऐसे लगा कि आपके कथक में अभिनय की बहुत, आप उसको बहुत महत्व देते हैं। देखिए, जब कथक के नाम है तो कथा है, तो कथा कहे सो कथक कहलाए, जो हमारे ही है। लेकिन वहीं से तो हम लोग आए हैं, हम कथक लोग का उत्पन्न हुए। लेकिन मेन चीज़ है कि आप क्या कह रहे हैं कथा में, उसमें एक्सप्रेशन समझ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज समझ रहे हैं, आवाज़, एक नज़र भी समझ रहे हैं। जो भी हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो सदियों पुराने हैं, और उनके पीछे एक बड़ी परंपरा है जो हम समय के साथ साथ भूल गए हैं या भूल रहे हैं। तो जो ये किताब मेरी दोनों रोल मॉडल्स ने मिलके लिखी है, डॉक्टर शोभना नारायण और गीतिका कल्हा ने, इस किताब के अंदर कथक लोक जो है, इसका टाइटल आप देख रहे हैं, कथक लोक है। तो ये कौन लोग हैं, कथक गांव कौन से हैं, इनकी परंपरा क्या रही थी, कहाँ से शुरू हुई थी। जब इन्होंने इस चीज़ को ढूंढना शुरू किया सारे भारत में, तो इन्होंने एक अनमोल रत्न जैसी कोई चीज़ें प्राप्त कर ली और उनको इस किताब में पिरोया है। ये किताब बेहद रुचिकर है उन लोगों के लिए जो अपने भारत की परंपराओं को जानते हैं या जानना चाहते हैं। तो इस किताब में दोनों महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है, सारी उनका इतिहास ढूंढा है। आज भी कथक लोक हैं और कथक गांव हैं, तो इनके बारे में, इन्होंने जिस पे इतना काम किया उसके बारे में थोड़ा जानते हैं इनसे। जी गीतिका, आप तो ब्यूरोक्रेट थी, तो आप कैसे जुड़ गई? शोभना तो पहले से किताबें लिख रही थी, तो आप कैसे इस बात में जुड़ गई? और ख़ास तौर पे कि जबकि आपका कोई पीछे क्लासिकल नृत्य से कोई ज़्यादा नाता नहीं रहा है, देखने तक तो ज़रूर रहा है, लेकिन खुद करने का, तो आप कैसे जुड़ी? आई थिंक किस्मत। अच्छा, ओके। हम दोनों एक फ्लाइट ले रहे थे इकट्ठे, और शोभना इन्होंने देखा हुआ था, स्टडी उसको पहले ही पता था, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस कर रहे, जैसे हमने किताब में लिखा कि बुध गया में ये परफॉर्मेंस कर रही थी, और वहाँ उनको पता लगा कि कोई गांव है, कथक के नाम पे गांव है, तो इनको ये बहुत रुचिकर लगा। तो ये इन्होंने और थोड़ा पढ़ा, देखा सेंसस ऑफ इंडिया में भी गांव हैं, तो इनको कहा, इन्होंने सोचा कि इस पे डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च करनी चाहिए। तो हम, ये इनकी सोच थी उस वक्त, और ये बातचीत कर रही थी लोगों से, तो मेरे को फ्लाइट में ये इन्होंने ये बताया,
और कहा कि आप मेरे साथ करेंगी ये रिसर्च। अरे तो मैंने कहा बिल्कुल जी। मैं उसी वक्त कुछ महीने पहले रिटायर हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल इंटरेस्टिंग था कि क्योंकि ऐसे आप कोई कल्चर से गांव का जुड़ी नाम रही हैं। कथक है कि क्या गांव, और एक गांव नहीं, कितने 12 गांव जिनका नाम कथक है। तो ये क्यों, कथक का क्या लिंक क्या है, तो इंटरेस्टिंग। डॉक्टर शोभना, आपका तो मुझे नेचुरल लग रहा है कि आपने सुना है कथक लोक भी है, कोई कथक गांव भी है, तो इसलिए आपने सोचा कि मैं जरा जाके देखूं ये क्या है। तो वैसे ही इस बात के बारे में कि आपकी रिसर्च के पीछे आपके मन में क्या आया? देखिए, मैं पूरे जिंदगी कथक करती आई हूँ, बड़े बड़े गुरुओं से सीखा जी है, जी। बड़े चारों तरफ नृत्य की प्रदर्शनी दी है, फेस्टिवल्स इधर उधर, लेकिन मैंने कभी कथक गांव का नाम सुना नहीं था। 2003 तक तो कभी सुना ही नहीं था। अच्छा। और जब आप ही की तरह किसी पत्रकार ने मुझसे कहा कि आप कथक गांव जाएंगे, तो मेरे कान खड़े हो गए। अरे तब फिर ढूंढा, फिर हम उस समय तो 2 या 3 मिले थे। हाँ। मैंने फोटोग्राफ्स भी लिया, आकर के दिल्ली में सबको बताया, लेकिन एक ने भी विश्वास करने से मना कर दिया। कोई भी, किसी ने भी विश्वास नहीं किया। ये एक कान से सुना, दूसरे कान से निकला। फोटोग्राफिक प्रूफ के बावजूद तब 2014 में या 15 के जनवरी में, 14 के से फिर एक अचानक सेंसस ऑफ इंडिया में पढ़ रही थी, और किसी और चीज़ के लिए मैंने जैसे जो शब्द है ना पंजाबी में एवं ही, तो एवं ही मैंने वो कथक गांव डाल दिया, और 8 कथक गांव निकला। अरे तब तब मैंने सेक्रेटरी कल्चर को फ़ोन किया कि देखिए, आप लोग कोई विश्वास नहीं करते थे, ये आपका सेंसस कह रहा है। हाँ। तब उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर जैसे दस्तक दे रहे थे, कथक गांव दस्तक दे रहा था, कथक लोग दस्तक दे रहे थे, ये मिल गई प्लेन में, और हम दोनों फिर एक टीम बन गए। आपका मिलना भी डेस्टिन्ड। ये जो लोग कथक लोग हैं, सरवाइव कैसे करें, या कथक गांव आज तक भी सरवाइव कैसे कर रहे हैं? देखिए, सिस्टम बदल गया। देखिए, राजा महाराजा तो रहने 47 के बाद तो एक न्यू सिस्टम था, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि जो भी हो, जैसे कि गीतिका ने कहा, एम्फेसिस हम लोग को अपने आप को रीबिल्ड करना था ना, क्या थे हम, और फिर उसको वापस हमको बेसिक लगा, तो रोटी कपड़ा मकान का था। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की फ्रेमवर्क भी उसकी भी नींव डाली गई थी, क्योंकि उस समय के जो जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स थे, उनको एक पूरा ये था दिमाग में कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है और उसको लेकर के आना है। तो आप जितने भी एकेडमीज़ हुए, ये भी हैं, तो एक गवर्नमेंटल लेवल पे ही, आप ब्यूरोक्रेसी कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आई एम सेइंग गवर्नमेंट। हाँ, वो हुआ। अब राजा महाराजा तो रह नहीं गए, तो कि आपके वो दर बदर आर्टिस्ट भी, अब लेडीज़ भी आने लगी। पहले तो आदमी लोगों का ही महकमा होता था। आप बहुत काइंड हैं गवर्नमेंट को। नहीं, मैं आपसे अब आपकी किताब से जुड़ा सवाल पूछती हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जहाँ कॉम्प्लीमेंट इज ड्यू, लेट अस गिव द ड्यू। और लेकिन हाँ, बट ब्यूरोक्रेसी कौन बनाता है, कौन बनता है? नहीं, चुन के नहीं आते वो। आप और हम तो कॉमन मैन से बनता है, हम भी लोग कॉमन मैन। अब मैं चाहूँगी कॉमन मैन के हर एक घर में आपको रोटी कपड़ा मकान का है। आपने कल्चर में क्या किया, आप क्या कहाँ वो देख रही हैं? कहा कल्चर में कोई डाउट नहीं है कि फंडिंग बहुत कम है, आज तक कम है। बेशक परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, बेशक मॉन्यूमेंट्स हो, बहुत बहुत कम है और बहुत इग्नोर्ड है। और ये इसलिए इग्नोर्ड है क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल नहीं देखा टू अर्न रेवेन्यू। अब थोड़ा सा ये जागृति आ रही है कि भाई ये टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट कर सकता है। इस किताब का सेकंड भाग ये होना चाहिए, हाउ टू सेव देम।
एंड सेव में आप बताइए कि We are working on that. yeah We are working on that. yeah how to say After this long lecture from you, we are going to. Yes, exactly. लेक्चर शब्द गलत है, ये आप बीती बता रही हूँ, नहीं, आप बीती। देखो आपने मेरे को थक्कड़ किया तो मैं लेक्चर ही यूज करूंगी। सच बोल रहे हैं कि इस आपके मिलने के बाद हम दोनों बैठ के इसी पे काम कर रहे हैं। ये जो ZCC शुरू किए थे, ये किस लिए शुरू किए थे कि गाँव में एट ग्रास रूट लेवल इस आर्ट का कदर करनी शुरू करो, ये इसका मकसद था। पर हुआ तो नहीं। देखिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जहाँ आप पली हैं, घर घर में संगीत है, घर घर में नृत्य है, लेकिन ये रूल्स तो वहाँ भी हैं। तो इतनी कीमती कल्चर, इसका जितना कि मैंने पढ़ा, मैं बेहद हैरान थी कि कितनी कमाल की चीज़ें आपने ढूंढी हैं। तो जो एक हम खो चुके हैं या खो रहे हैं, इसको बंद कैसे किया जाए और फिर से भारत की जो बहुत रिच परंपराएं हैं उनको कैसे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, इस पे आप दोनों मुझे यस गीतिका बताइए। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत कुछ खो बैठे हैं और बहुत कुछ खो रहे हैं और बहुत फास्ट खो रहे हैं जी। इसका कारण ये है कि हम हमारी अब प्राइम ऑब्जेक्टिव इन लाइफ बन गया है कि पैसे कमाने हैं। हाँ। और क्लासिकल आर्ट्स में और आर्ट्स में पैसा कमाना कैन नेवर बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और इसमें कुछ लोग तो इसमें फॉलो अप ही नहीं करते। आपके स्कूल्स कॉलेजेस में सब्जेक्ट ही नहीं है कि आप अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं, अच्छा सिंगिंग कर लें। 90% स्कूल्स डोंट हैव, सब्जेक्ट ही नहीं है इनका आर्ट्स का। और कोई डिज़ाइन स्कूल्स नहीं है यहाँ पे। कोई क्रिएटिविटी में इंडिया काफ़ी लो है, काफ़ी खास तौर पे जो हमने खो दिया। बहुत ही हम दुनिया में शायद बहुत अमीर थे सांस्कृतिक स्तर पर, बहुत हमारी बहुत रिच कल्चर है, पर अब नहीं है। अब हम कहें कि वह है, अब थी ज़रूर, पर अब हम सब खो रहे हैं। हमारा एम बन गया है कि हम कैसे अमीर बन सकते हैं और कैसे कंफर्टेबल रह सकते हैं। और ये एक मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट, इस पे कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत गरीबी से आए हैं। तो अब अगर हमारे बच्चे अब देखना चाहते हैं कि भी हमारे अच्छे जूते हों, अच्छे ये हो, 2-4 गाड़ियाँ हों, ये हो, अब ये सारा हो गया है। तो सारा एम्फेसिस एकेडमिक्स का भी इस तरफ चल रहा है। और इसको अगर तो हम चेंज करें, ये आएगा जब हम इंडिया थोड़ा सा और स्टेबलाइज हो जाए, तुम्हारे लोग और थोड़ा से एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान सबको, और थोड़ा सा गुड एजुकेशन सबको मिलने आ जाएगा। फिर उसके बाद लोग सोचना शुरू करेंगे कि भाई अब हम बेटर थिंग्स ऑफ लाइफ, क्योंकि आप जो रूह की जो तमन्ना है वो इस गाड़ियों से नहीं पूरी होती। वो थोड़ी सी आर्ट चाहिए, थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, वो आएगा, पर अभी नहीं। अभी इंडिया उस पर नहीं है। अभी जी शोभना, गीतिका ने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है, आप इसको काट सकती हैं? मैं काटूंगी नहीं, मैं अभी चढ़ेंगे। हाँ, मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। और मैं सिर्फ एक कहूँगी कि ये हमारी पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग है। हमारे यहाँ जो एक हम लोग पैसे तो कमा लिए हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ खोया है। और सबसे ज़्यादा खोया है अपना पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग, माइंडलेसनेस आ गया है कम्प्लीटली। मैं एक, अगर कोई, हम लोग इसमें दो तीन चीज़ें हैं हम लोग भूल जाते हैं कि जब अभी एक बार लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में जब एक किसी ने, वो जल्दी से निकाल भी दिया गया, इट वेंट आउट ऑफ सर्कुलेशन, लेकिन किसी ने एक सर्वे किया था, उसमें सबसे नीचे, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड, में लोगों, जनता की थी कल्चर, म्यूजिक एंड डांस, कि नॉट रिक्वायर्ड। और दिन भर क्या चाहते थे? टीवी देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, ये करे कि मुझे तो भजन गाने वाला भी तो एक आर्टिस्ट ही है, कलाकार। लेकिन आपने कह दिया है कि उस सर्वे में कि वो सबसे नीचे है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि ये पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग है, ये हमारी तो ये गरीबी क्या है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर हम वापस इसको मेन स्ट्रीम लाने के लिए, क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, एक है एक संस्कृति जिसमें जल्दी से पैसा कमा सकते हैं, वो भी तो एक कला है, लेकिन बहुत जल्दी, और एक है जो शाश्वत है, वो धूप और अगरबत्ती की तरह है, एक फुलझड़ी की तरह, एक धूप अगरबत्ती की तरह। अगर आपको वो धूप और अगरबत्ती की गहराई चाहिए, तब उसमें हमें सबके और उसमें पॉलिसीज़ भी चाहिए। और मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि मीडिया, जो भी मीडिया हो, अगर एक पॉलिसी बन जाए कि आप अगर इसको जो 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 गहराई वाली कल्चर है, जिसमें जैसे शास्त्रीय नृत्य संगीत है, हमारे लोक नृत्य संगीत है, अगर वो जिसमें एक मनन है, उसमें एक साधना, वो अलग किस्म की साधना की ज़रूरत है, वो बिल्कुल, वो उसके लिए अगर हम टैक्स बेनिफिट्स भी दे दें, तो जितने भी प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं उसको, और प्राइम टाइम में, ये नहीं कि 12 बजे रात को, और कि टैक्स बेनिफिट दे, तो वो तुरंत वो कहीं ना कहीं कार्यान्वित होगा, बिकॉज उनका तो, और सही है, उनको भी तो चाहिए प्रॉफिट बनाना है, तो वो प्रॉफिट वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को उस तरफ एक तरह से रुझान भी देने लगेंगे कि आप इसको सुनिए, देखिए, कीजिए। आज आपके जितने भी मीडिया में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली, आपके कहाँ है? बिल्कुल गायब है, बिल्कुल गायब है। तो आप कहीं ना कहीं तो हम खुद ही इसके जिम्मेवार हैं कि हम इसको अपने बच्चों तक लेकर नहीं जा रहे हैं, तो क्या उनको हम कैसे कहें कि इस मीडिया को आप, एक है जिनको आप ब्लेम कर सकते हैं, और सही है। गीतिका, आपकी एक बात से मेरी सहमति नहीं है कि आर्ट में पैसा कमाने नहीं चाहिए, नहीं, पर मैं समझती हूँ कि पैसा बहुत कमाना चाहिए। आई डिडंट से नहीं चाहिए, इतना पैसा इजीली नहीं मिलता। जैसे मिलता तो नहीं। आप जॉब करें और आपको अगले दिन 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, इट्स मच बेटर। अगर आपने आर्ट स्ट्रेट आफ्टर कॉलेज या कुछ करना, तो यू हैव टू स्ट्रगल टू बिकम अ सीनियर आर्टिस्ट। तो सीनियर आर्टिस्ट कमा सकते हैं, बट जब तक आप जूनियर, इट्स अ लॉन्गर स्ट्रगल इन लाइफ। तो ये परंपरा पे जो आपने एक रिसर्च किया है, इसके लिए तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, और आने वाली पीढ़ियां जो इनको समझ पाएंगी, आपकी शुक्रगुजार रहेंगी कि आपने ऐसी कोई चीज़ खोज करके लोगों के सामने रख दी। अब इसकी सेकंड पार्ट आप बता रही हैं कि हम कैसे इनको बचाएं। मैं इससे पहले एक और बात कहना चाह रही हूँ, जो आपने टच कर रहे, कि हमारे अपनी संस्कृति के बारे भी बड़ी गलतफहमियां हैं, जो इस किताब में हमने लिखा इसके बारे में, कि कथक सारे लोग समझते हैं कि ये मुगल डांस है। हाँ, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये अब हमें नहीं पता कहाँ से शुरू हुआ था। हाँ। हमारी जो थ्योरी है हम दोनों की, कि ये जो फिल्में हैं, हिंदुस्तानी फिल्में, वो हर वक्त कथक डांस कोर्ट में दिखा रही हैं। हाँ, दरबारी डांस, राजा बैठा है और सामने दरबारी डांस। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि जितने भी रेफरेंसेस मिलते हैं हमारे कथक लोक की, और उसमें अभिनयात्मक गायन और नृत्य की अभिनय की मिलती है, आपके पास इंस्क्रिप्शन है, प्राकृत इंस्क्रिप्शन है, वो इतना पुराना और किसी डांस फॉर्म का नहीं है, या डांस कम्युनिटी का नहीं है, जो कि है वो मौर्य पीरियड से संबंधित है, कि गंगाए महानदिये तटे सब्बो कथक भिंगार नतेनम स्तुति तीसी कायम एहि राया आदि ना हो भावेनम पसई। और ये मौर्य काल का है। क्या और मतलब क्या था इसका? इसका मतलब है कि गंगा महानदी के तट पे, वो वाराणसी का, वो वरा और असी क्षेत्र का जिक्र है, कि गंगाए महानदी तटे, मैंने पहला 2 लाइन नहीं बोला है, बात है कि गंगा महानदी के तट पे सबो कथक, सभी कथक, भृंगार नतेनम, श्रृंगार नृत्य, स्तुति तीसी कायम, स्तुति करते हुए, जी जी जी,
यही राया आदि That's ना why हो temple, भावे नहीं tradition बसे। तो यहाँ से ये आप जो है स्तुति कर रहे हैं तो मतलब कि डिवोशनल है। आपको इसी कम्युनिटी का, आपको सिर्फ यही एक कम्युनिटी है जिसका आपको जिक्र महाभारत में मिलता है। जी आदि पर कथकाश्च परे राजन श्रवणश्च वनौकस दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरम द्विज। जी। तो आपको इतनी पुरानी ये परंपरा रही है, उतार चढ़ाव तो इसमें भी आए हैं, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा रही है, आज तक चली आ रही है। मैं कहूँगी कि ये हमें सोचना चाहिए कि इसकी इनर स्ट्रेंथ इतनी है कि कई कई तूफान आए हैं, आज भी हम उस तूफान में घिरे हुए हैं। एक कमर्शियलिज्म और ये इसके अदर काइंड ऑफ वो तूफान में घिरे, लेकिन फिर भी कलाकार लोग हैं, चल रही है और आगे बचाते हैं। इसका टू कैरी ऑन कि इतनी पुरानी होते हो, लिखत में मिलती हो, प्रूफ मिलता हो, फिर भी हम इनको कोर्ट डांसर्स कह रहे हैं। हाँ, ये तो बात है। तो इसका ये क्या मतलब है कि हम अपनी संस्कृति को इतना आसान से भूल जाते हैं। और ये कि इनको दरबारी डांस बना के इनका जो उच्च स्तर था वो बिल्कुल वो आपने उसको गिरा दिया, बिल्कुल नचनिया बना दी। हमारे पेरेंट्स कि हाँ नहीं नाचोगे नहीं, नाचो तो सिर्फ नाचने वाले करते हैं। हाँ। यू नो ये बहुत पॉपुलर हो गया था कि नहीं नाच नहीं करना। हाँ, गर्ल्स को नाच नहीं करना अगेंस्ट दी कि किसी भी अच्छे परिवार में ये बड़ी तौहीन के रूप में देखा जाने लगा। हाँ। ये सब हमारी हिंदी फिल्मों का दिया हुआ एक वो है, लेकिन ये हाथ में तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इनका महत्व हम बचपन से बच्चों के मन में डालें तो हमारे पास दर्शक भी होंगे। बिल्कुल, ये शुरुआत स्कूल से ही होनी चाहिए और उसका कोई तरीका नहीं है टू ब्रिंग इट बैक। अभी क्योंकि घर घर में तो आप कर सकते हैं, मुझे घर से मिला कि घर में क्योंकि इम्पोर्टेंस जानते थे, लेकिन हर घर में तो नहीं होगा, तो स्कूल से तो शुरू कर दें। हाँ, स्कूल में तो सबको पहुंचा सकते। हाँ। मेरी एक आपसे प्रार्थना जी दर्शक की जी कि अभिनय का एक भाव कोई दिखा दीजिए। चलिए मैं कथक की एक खासियत वो है भाव बताना, भाव प्रधान। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम, अरे तो आपने क्या समझा? हाँ, कि कोठे पर पहुंच गई है। हाँ। तभी तो और कोठा क्यों कोठा जाए, क्योंकि अटरिया पे जा रहे, हाँ। छत के ऊपर है, तो अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। हाँ। या तो वो एक लड़की है, अल्हड़ लड़की जा रही है, दूसरे छत पे कोई है, बहुत खूबसूरत, अरे वाह, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। वाह वाह। एक तो है कि हमारे कोई रसिक आदमी है, वो कोठे पे जा रहे हैं, अटरिया पे चढ़ गई, अरे हो गई बदनाम। तो और एक है, तो एक है कि मजबूरन वो जा रही है, बहुत अच्छे, अटरिया पे और लेकिन अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई, क्यों कर रही हैं कि ये बहुत अच्छे, अरे अटरिया पे चढ़ गए, कितने सुंदर। अब आप अगर मैं उसका विस्तार पूर्वक लेके मैं सिंदूर से सिनोनिमस हो जाती हूँ, वो ये भी अटरिया पे चढ़ रही है, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम। अरे वाह, अरे वाह, बदनाम, क्योंकि वो सब लोग जानते कि ये तो शादीशुदा है, शादीशुदा। ये फ्लेम अटरिया पे चढ़ गई, अब मैं फ्लेम हूँ, अटरिया क्षमा हूँ, क्षमा अटरिया पे चढ़ गई, कैन ऊपर चढ़े सब मैं हो गई बदनाम, रोशनी। अरे अब अटरिया पे कौन चढ़ रहा है? फ्लेम नहीं, मैंने तो फूंक दिया, अरे तो क्या चढ़ रही है? मैं अब क्या हूँ? उसकी धुआं, अटरिया पे चढ़ गई मैं हो गई बदनाम, क्योंकि लोग जानते थे कि मैं तो जल रही थी। बहुत और लास्ट में फिलोसॉफिकल रियल में चले जाए,
अटरिया पे चढ़ गई, मैं हो गई बदनाम। अरे अरे अरे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, थोड़े से 1 मिनट में उन्होंने आपको कितने भाव दिखा दिए। तो जो कथक नृत्य है, या जिस तरह से हमारे भारत के और शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सदियों पुराने हैं और ये हमारे देश की परंपरा से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी यात्रा के ऊपर जो काम हुआ है वो है कि कथक जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, कथक लोग कौन थे। तो आप दोनों ने बहुत आज मेरे जैसे को बहुत ज्ञान दिया और मुझे तो आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और ये हमारी रोल मॉडल्स हैं, मुझे अब इसको कहने की दोबारा ज़रूरत नहीं। थैंक यू, एंड प्लीज़ सेंड अस योर फीडबैक।